इम्पीचमेंट अमेरिकन प्रेसिडेंट के खिलाफ वहाँ के स्पीकर ने आज इम्पीचमेंट का आगाज़ कर दिया, क्या कहेंगे? देखिए, अमेरिका में पॉलिटिक्स जो है वो 180 डिग्री पे चेंज हो गई है। गुज़श्ता कोई तकरीबन 1-1.5 साल से सदर ट्रंप के खिलाफ इम्पीचमेंट के नारे लग रहे थे अमेरिका के अंदर। बहुत सारे पाकिस्तानी जो है वो इम्पीचमेंट के मतलब से ही आगाह नहीं है कि व्हाट इज़ द इम्पीचमेंट। तो इम्पीचमेंट है क्या, और इसके अगर ये एग्जीक्यूट हो जाती है तो उसके नताइज क्या निकलेंगे? अच्छा, जैसे हमारे यहाँ अदम एतमाद आता है कि किसी भी चीज़ को, किसी भी प्राइम मिनिस्टर को हटाना है हमने तो हमारी तहरीक अदम एतमाद आती है, प्रोविंस में हटाना है तो वज़ीर आला के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है। अमेरिका में ये तरीक़ेकार भी है कि इम्पीचमेंट करें आप और इम्पीच करके उसको हटाया जाए। ये समझ लें आप, हमारा नो कॉन्फिडेंस मोशन का नेमुल बदल है। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग स्ट्रेट अवे विद हामिद बहलोल। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जो सियासी सूरत हाल है इस वक्त अमेरिका के अंदर, बड़ा ही सेंसिटिव टॉपिक है। और आज हमने इस टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए अपनी मेहमान शख्सियत जो है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मेरे साथ पिछले प्रोग्राम में भी आपने उनको देखा, सुहेब मरगूब साहब, सीनियर साफ़ी, सीनियर तजिया निगार। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, थैंक यू वेरी मच एंड वार्म वेलकम अगेन। सर, सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। इम्पीचमेंट अमेरिकन प्रेसिडेंट के खिलाफ वहाँ के स्पीकर ने आज इम्पीचमेंट का आगाज़ कर दिया, क्या कहेंगे? देखिए, अमेरिका में पॉलिटिक्स जो है वो 180 डिग्री पे चेंज हो गई है। गुज़श्ता कोई तकरीबन 1-1.5 साल से सदर ट्रंप के खिलाफ इम्पीचमेंट के नारे लग रहे थे अमेरिका के अंदर। लोग ये चाह रहे थे कि इनको इम्पीच किया जाए। 11-12 अमरीकी रियासतें थीं जिन्होंने बाकायदा तौर पर ये दरख्वास्त की थी गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट मीन्स जो डेमोक्रेट्स हैं उनसे, जो उनकी मतलब थे कि इनको सदर को इम्पीच किया जाए। इसके पीछे पस मंज़र में ये था कि सदर साहब कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ और कह रहे हैं। और उनके यू टर्न्स जो है वो इमरान खान के मुकाबले में मल्टीपल हैं। ख़ुद CNN ने एक रिपोर्ट दी कि इन्होंने हज़ारों मरतबा जो है ना बात कुछ और की, बाद में कुछ और की, बात बदलते रहे। तो इनको भी वहाँ पे मतलब किंग ऑफ द यू टर्न्स कहा जाता है अमेरिका में। कोई बात नहीं, फिर तो हमारे वो फेलो, इसीलिए वो कहते हैं ना बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे। तो हमारा प्रॉब्लम इस इशू से ये है कि इस वक्त 23 सितंबर को जो डेवलप हुआ, एक अमेरिका में एकदम पॉलिटिक्स चेंज हुई कि कुछ चीज़ें मंजरेआम पे आ गई। मंजरेआम पे चीज़ों के आने के बाद वहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ गई कि नंबर 1, सदर ट्रंप ने अपने करीब तरीन हरीफ जो बाइडन को, जो नायब सदर रह चुके हैं, उनको हरवाने के लिए यूक्रेन की मदद ली। अच्छा, अब इस वक्त जो बाइडन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रो पाकिस्तानी वे में, प्रो कश्मीरी वे में, क्योंकि उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो कश्मीर के बारे में सपोर्ट करती हैं बहुत ज़्यादा। और उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा है कि ये क्या है, यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है, नहीं, जो कैंडिडेट हैं इस वक्त डेमोक्रेटिक, हाँ, जो सदारत के कैंडिडेट हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के। ओके। अच्छा, उनको मैदान से आउट कराने के लिए हमारे जो सदर साहब हैं, ट्रंप जो हैं, हमारे सदर ही हैं ना, क्योंकि हम भी उनको मानते हैं कि भाई करो पूरी दुनिया तो वो, हाँ, तो वो ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से जो है वो हम जो बाइडन को मंजर से आउट करते हैं। पीछे उनके जो फिर टीम रह जाती है बड़ी वीक होगी, उनको दौड़ से आउट कर दें। ये मेन है क्योंकि नायब सदर रह चुके हैं। अब इनको हराने के लिए जब उन्होंने मदद ली तो कुछ टेपें हैं, कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें लीक आउट हो गई, क्योंकि बीच में हमारी तरह बहुत से लोग बैठे होते हैं जो लिख रहे होते हैं उसको, डाटा को, और बाद में वो ट्रांसक्राइब करते हैं, जिसको कभी वो क्लासीफाई या डिक्लासीफाई कर देते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम ये आई बीच में, जिसमें ट्रंप फंस गए कि 3 उनकी जो पावरफुल कमेटियाँ हैं, फॉरेन रिलेशंस कमेटी, जुडिशरी कमेटी और इंटेलिजेंस कमेटी। जुडिशरी कमेटी ने ये सारी चीज़ें परसू करनी होती है। सारे प्रेसिडेंट जो हैं इसके वो डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। उन्होंने लेटर लिखा था एक प्रेसिडेंट ट्रंप को, उनके ऑफिस को, कि आप हमें उसका ट्रांसक्रिप्शन दें जो आपने, जो सदर साहब ने बात की है यूक्रेन के प्रेसिडेंट से, जो आपके ऊपर इल्ज़ाम है उसका हमें जवाब, उसकी सारी डिटेल दें डिस्कशन की। उन्होंने डिटेल देने से रिफ्यूज़ तो नहीं किया, लेकिन डिटेल भी नहीं थी, मतलब जैसे हमारे यहाँ होता है कि कागज़ का जवाब ही नहीं आया। ठीक है। अब उनको गुस्सा चढ़ गया, उन्होंने फिर नैन्सी पेलोसी पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला। इस वक्त 137, हाँ, इस वक्त 137 ऐवान ज़ेरी में है जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं कि फौरी तौर पर सदर को इम्पीच किया जाए। ठीक है। तो इसलिए इम्पीचमेंट की फाइल अब खुल गई है। अच्छा सर, बाज़ दफ़ा होता ये है कि हमारे पास जिस तरह सोशल मीडिया पे हम अपना IJS के न्यूज़ स्टूडियो से अपना प्रोग्राम कर रहे हैं, तो बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं वो इम्पीचमेंट के मतलब से ही आगाह नहीं है कि व्हाट इज़ द इम्पीचमेंट। तो इम्पीचमेंट है क्या, और इसके अगर ये एग्जीक्यूट हो जाती तो उसके नताइज क्या निकलेंगे? देखिए, इम्पीचमेंट है कि आपने सदर के ख़िलाफ़ मुवाख़ज़ा करना है, उसने कोई ऐसी हरकत की है जो कानून के नज़र में काबिल गिरफ्त है।
अच्छा, जैसे हमारे यहाँ अदम एतमाद आता है कि किसी भी चीज़ को, किसी भी प्राइम मिनिस्टर को हटाना है हमने, तो हमारी तहरीक अदम एतमाद आती है। प्रोविंस में हटाना है तो वज़ीर आला के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है। अमेरिका में ये तरीक़ेकार भी है कि इम्पीचमेंट करें आप और इम्पीच करके उसको हटाया जाए। ये समझ लें आप हमारा नो कॉन्फिडेंस मोशन का नेमुल बदल है। अच्छा, इसका जो अमल दरामद का निज़ाम है ना, वो बड़ा ट्रिकी है। लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी को अभी सेनेट में 2/3 सपोर्ट नहीं है। इसका प्रोसीजर ये है कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी, जो सेनेट है, वो 2/3 मेजॉरिटी से सपोर्ट करेगा और जो कांग्रेस है वो सिंपल मेजॉरिटी से इसकी इम्पीचमेंट को आगाज़ करेगी। ठीक है। इसलिए इम्पीचमेंट का आगाज़ हो जाएगा क्योंकि सिंपल मेजॉरिटी कांग्रेस में वो ले लेगी। कांग्रेस में ले लेगी। कांग्रेस में कुछ लोग रिपब्लिकन्स के हैं, एक एमाज साहब हैं, उन्होंने भी सपोर्ट कर दिया है। मतलब रिपब्लिकन पार्टी भी सदर के को थोड़ा सा अनॉय है क्योंकि पार्टी को लेके नहीं चल रहा है। एक अभी उनका टूटा है, आगे का हमें नहीं पता। तो ख्याल है कि इम्पीचमेंट का आगाज़ हो जाएगा और डेमोक्रेटिक पार्टी इस मसले पे मुत्तहद भी हो जाएगी। जो नैंसी पेलोसी 1.5 साल से इस चीज़ को नहीं कर रही थी ना, वो ये कह रही थी कि पार्टी डिवाइड हो जाएगी। अगर हम इम्पीचमेंट में गए तो मे बी के कुछ डेमोक्रेट्स जो है वो सपोर्ट करें, कुछ इसको रिजेक्ट कर दें। इसलिए जो उनकी स्पीकर थी, ऐवान नुमाइंदगान की जो हेड हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, अभी इनमें इसको ट्रायल नहीं करते। लेकिन अब 3 जब कमेटियों के चेयरमैन का प्रेशर आ गया, जब उसकी बातों के काफ़ी ज़्यादा लीक आउट्स हो गई कि ये यूक्रेन के प्रेसिडेंट के साथ क्या डिटेल अपना डील करते रहें, तो फिर वो भी मजबूर हो गई और अब उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इसको। सर ज़बरदस्त, ये तो आपने बता दिया कि इम्पीचमेंट है क्या, और अगर ये एग्जीक्यूट हो जाती है तो 2/3 मेजॉरिटी अगर हो जाती है, और 1/3 तो आप वैसे ही कह रहे हैं कि वो सेनेट में जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो सिंपल मेजॉरिटी मौजूद है, तो इसका आगाज़ हो जाएगा। इसके किन किन लोगों को अमेरिका के अंदर इम्पीचमेंट का सामना करना पड़ा है माजी में, अगर हम देखते हैं तो कौन कौन से लोग इस चीज़ से पहले गुजर चुके हैं कि इम्पीचमेंट हुई? अच्छा, मैंने भी ये कहा कि जो इम्पीचमेंट है ना, बड़ा ट्रिकी प्रोसीजर है क्योंकि इसमें सिंपल मेजॉरिटी चाहिए कांग्रेस में इम्पीचमेंट का आगाज़ करने के लिए। ठीक है। और उसके बाद 2/3 मेजॉरिटी चाहिए सेनेट में इम्पीचमेंट को फुलफिल करने के लिए कि मतलब तुम अब फारिग हो। ठीक है। जब सेनेट 2/3 से कहेगी तो फारिग हो जाएगा। अब ये बड़ा मुश्किल काम है। अमेरिका की हिस्ट्री में अब तक जो है ना, वो कोई तकरीबन 20 जो हैं उनकी इम्पीचमेंट की तहरीक पेश हुई है। अच्छा, अब इम्पीचमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ सदर को हटाना है। इम्पीचमेंट जो है जजेस की भी होती है। ओके। लाइफ टाइम जज हैं अमेरिका में, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो लाइफ टाइम है। अब इस वक्त जो उनकी, अगर हम अपनी सिंपल जबान में कहें तो इसको मवाखज़ा कह सकते हैं। बरतरफी बेहतर लफ्ज़ ये है कि बरतरफी की कार्रवाई। ओके। अच्छा, अब ये है कि 20 में से 8 जज जो हैं बरतरफ हो गए थे। 8 जजेस जो हैं वो बरतरफ हो गए थे क्योंकि जजेस के पीछे दोनों मुत्तहद हो जाते हैं ना, उनको निकालने के लिए दोनों पार्टियों में हिमायत मिल जाती है। और जब आप सदर पे आते हैं, पोलिटिकल पार्टी पे, तो पार्टियां डिवाइड हो जाती हैं और पार्टी के अंदर भी डिवीजन हो जाती है। पॉलिटिकल प्रेशर जो है वो प्रेशर आ जाता है और वो सारी पार्टी के अंदर भी पूरी सपोर्ट नहीं मिलती। अब इसमें से एक बहुत अहम इम्पीचमेंट थी, 2 अहम इम्पीचमेंट थी। एक थी निक्सन की। ठीक है। 1974 में वाटरगेट स्कैंडल इतना मशहूर हुआ था। निक्सन का असल में था कि वो पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट कर रहे थे वॉर में। जब वॉर में उन्होंने इंडिया की जंग में पाकिस्तान को सपोर्ट किया, आपने सुना भी लोग मजाक भी उड़ाते हैं कि वो जो 7वां बैरी बेड़ा कहाँ गया, जो 71 में पाकिस्तान की तरफ चला था, अभी तक तो नजर नहीं आ रहा, अभी तक पहुंचा नहीं है। लेकिन एक्चुअली उन्होंने ये ऑन एयर कहा, जो इस भी डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें भी लिखा हुआ है कि अगर रशिया की मुदाखलत होती, क्योंकि रशिया ने इंडिया के साथ मुआहदा कर लिया था डिफेंस का जी, और अगर रशिया की थोड़ी सी भी मुदाखलत होती, फोर्सेस मूव करती जो कर रही थी, तो फिर निक्सन ने ये ऐलान किया हुआ था, हेनरी किसिंजर को भी ऑर्डर किए हुए थे कि तो फिर मैं टीवी पे आके 3rd वर्ल्ड वॉर का बाकायदा ऐलान करूंगा। अच्छा। तो वो तीसरी जंग अज़ीम छिड़ जानी थी अगर रूस की थोड़ी सी मुदाखलत होती। और इसीलिए मतलब वेस्टर्न बॉर्डर पे जो है ना, वो इंडिया ने इतनी ज़्यादा मुदाखलत नहीं की, वरना फुल फ्लेज वॉर तो थी ना। तो इसीलिए वो थोड़ा सा दबा रहा कि बेड़ा उधर आया हुआ था, लेकिन उसने उधर काम ख़राब करना था। तो यहाँ भी जैसे हमने ये कहा हुआ था कि हमने ईस्ट पाकिस्तान का डिफेंस वेस्ट पाकिस्तान के बॉर्डर में रखा हुआ है, तो वेस्ट पाकिस्तान के बॉर्डर को हमने मजबूत रखा हुआ था। ईस्ट पाकिस्तान में हमारे इतनी फोर्सेस नहीं थी। इस इंडिया को भी इस चीज़ का पता था, तो उसने हमें अंदर से कमज़ोर किया मुक्ति बाहिनी के ज़रिए से। तो निक्सन का जब वाटरगेट स्कैंडल हुआ, तो सारा यहूदी लॉबी और सारे लॉबीज जो थी उसके खिलाफ थी। वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि जी वो रीस आदमी था अपनी उसमें, और वो अपनी जो ब्यूरोक्रेसी है, जैसे ट्रम्प साहब ब्यूरोक्रेसी को साथ लेके नहीं चल रहे, वो भी ब्यूरोक्रेसी से डाइवर्ट कर रहे थे। अब उन पे एलिगेशन ये लगा कचरे के डब्बे से, जैसे हमारा कराची कचरा का बहुत बड़ा ढेर बना हुआ ना, अगर वहाँ के आप कागज़ों को खगा लें तो पता नहीं क्या क्या डॉक्यूमेंट निकलेगी। इसी तरह के डॉक्यूमेंट जो है ना, वो किसी जर्नलिस्ट ने जो कागज़ फाड़ के फेंक दिए थे, उसने टोटे टोटे करके तो डस्टबिन में फेंक दिए थे। कोई जर्नलिस्ट जो है ना, वो बाद में डस्टबिन में घुस गया।
उसने वो हाँ, टोटे जोड़ लिए। उसने जब टोटे जोड़े तो पता लगा कि जो कार्टर साहब हैं उनकी स्पेशल इंस्ट्रक्शंस पे एक सेल बना हुआ था जो ऑपोजिशन को नीचा दिखाने के लिए उनके खिलाफ चीज़ें इकट्ठी कर रहा था। जैसे हमारे यहाँ पॉलिटिशियंस के खिलाफ CID पहले करती थी, आजकल कुछ और इदारे करते हैं, तो वो एक चीज़ें इकट्ठी कर रहा था। इसकी बेस पर उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग केस बनाया। केस के सामने आते ही कार्रवाई हुई उसकी इम्पीचमेंट की, कांग्रेस ने मंजूरी दे दी, उसके बाद उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। अब दूसरी इम्पीचमेंट हुई क्लिंटन साहब की, मोनिका लेविंस्की केस था, बड़ा मशहूर ज़माना, सेक्सुअल स्कैंडल था। हाँ बस जो भी था। तो अब उसमें ये हुआ कि जब इम्पीचमेंट हुई तो ये बहुत पॉपुलर पॉलिटिकल प्रेजेंट थे क्लिंटन साहब, और उनकी तकरीर इतनी ज़बरदस्त होती थी कि उनके ही वजह से जो उनके बाद भी एक करिश्मेटिक पर्सनालिटी थे। बहुत ज़बरदस्त उनकी स्पीच होती थी, वो चीज़ों को जकड़ लेते थे, खतीब समझ लें आप उनको। तो जब उनकी इम्पीचमेंट हुई तो कांग्रेस में और सेनेट में उनको इम्पीच जो करने वाले थे उनको मतलूबा हिमायत नहीं मिल सकी। जब वो केस गया आगे, इंस्पेक्टर जनरल ने इंक्वायरियाँ की, तो बीच में उनको सेनेट में हिमायत नहीं मिल सकी और उन्होंने केस को वहीं रिजेक्ट कर दिया, तो वो उससे निकल गए। इसी तरह 1868 में एंड्रू जॉनसन के खिलाफ हुआ एक केस इम्पीचमेंट का आया, वो भी फ्लॉप हो गया। तो एक केस में रिज़ाइन कर गया, दो केस में जो पॉलिटिकल थे वो फंस गए। तो टोटल 8 जजेस फारिग हो गए। टोटल फिगर क्या रहा? 20 इम्पीचमेंट्स आप कह रहे हैं कि पीछे पॉलिटिकल की हम बात करते हैं ना। देखिए जजेस में तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं ना जी। जैसे यहाँ भी जज निकालने हो तो सारे इकट्ठे हो जाएंगे। पॉलिटिकली कोई बंदा फारिग हुआ इम्पीचमेंट में? वो उन्होंने रिज़ाइन किया ना, जो हमारे कार्टर साहब थे, अच्छा ठीक है, जिमी कार्टर, उनको रिज़ाइन करना पड़ गया इम्पीचमेंट प्रोसेस के आगाज़ के बाद। तो एक तो केस गया, मतलब हम समझ लें 33% सक्सेस रेट है इम्पीचमेंट का अमेरिका में। ठीक है। लेकिन इस वक्त इम्पीचमेंट जो है वो बड़े एक इम्पॉर्टेंट पीरियड में हो रही है कि एक तरफ क्राइसिस में है उनका जो अमेरिका का हलीफ तरीन मुल्क है इंग्लैंड। बोरिस जॉनसन के ख़िलाफ़ सुप्रीम को उनका जो कोर्ट थी उसने फैसला दे दिया कि इन्होंने जो कांग्रेस को ऐवान नुमाइंदगान को सस्पेंड किया, वो सस्पेंशन गलत थी और रेस्टोर कर दी। इससे पहले जो स्कॉटलैंड की कोर्ट थी वो भी फैसले को गैर कानूनी करार दे चुकी थी, लेकिन उसने ये कहा था कि इस फैसले के असल जो फैसला है वो इंग्लैंड की कोर्ट करेगी और वही नाफिज होगा। सर तो इसका मतलब है कार्टर साहब पहले फारिग हो चुके हैं इम्पीचमेंट के ज़रिए। सर पाकिस्तानी सियासत इस वक्त जो हमारे खित्ते की सियासत है और जिस तरह बदलती हुई सूरत हाल है, जिस तरह कश्मीर की सूरत हाल है, और इस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब UN में भी वहाँ पे इजलास में भी मौजूद हैं, ये इम्पीचमेंट जो है पाकिस्तानी सियासत पे या पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे किस तरह असरअंदाज होगी या इसके क्या असरात होंगे? देखिए इस वक्त पूरी वर्ल्ड में एक ही सुपर पावर है। जब से सर्जन ख़त्म हुई रशिया के साथ, रशियन एम्पायर कोलैप्स करना शुरू हुआ 1990 गोरबाचोव के बाद, तो दौर में उसके तो इतनी रियासतें बन गई। अब रशिया जो सुपर पावर नहीं है, चाइना इकनॉमिक पावर बनना चाह रहा है और शायद अगले 10-5 साल में बहुत बड़ी पावर होगा इकनॉमिक्स की, जिसको रोकने के लिए अब ट्रंप ने $500 बिलियन के टैक्सेस लगाए हैं, ड्यूटियाँ, टैरिफ लगाए हैं, ताकि उसको सबसे ज़्यादा फायदा इम्पीचमेंट का तो चाइना को होगा। अब अगर ये इम्पीच हो गया, सक्सेसफुल हो गई, तो एक तो इसका फ़ायदा नंबर 1 चाइना को होगा, क्योंकि $500 बिलियन की ट्रेड है और वो कह रहे हैं कि वी आर एट वॉर विद चाइना। ओके। अच्छा, दूसरा बेनिफिशरी हो गए, सबसे दूसरा बड़ा नुकसान होगा इंडिया को, क्योंकि मोदी साहब ओपन जाके कह के आ गए हैं कि अब की बार ट्रंप सरकार। अब वो इसलिए कह के आए हैं कि अमेरिका में कोई लगभग 40 लाख के करीब जो है वो हिंदू हैं और 80% हिंदुओं ने वोट दिया था डेमोक्रेट्स को, क्योंकि वो अपने आप को डेमोक्रेटिक समझते हैं, लेकिन है नहीं। तो इस बार उन्होंने ट्रंप के जलसे में कहा कि अब की बार मोदी सरकार, वो ट्रंप सरकार, ताकि मतलब एक चीज़ पक्की कंफर्म हो जाए कि हम ट्रंप के साथ हो, ट्रंप हमारे साथ है। ट्रंप ने भी अपना सारा वेट उनके पड़े में जलसे में बता दिया उसने, सारा डाल दिया। बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि पाकिस्तान को तो ये जिस तरह घूम रहा था उनके हाथों में हाथ लेके, उसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही और जिस तरह इमरान खान के साथ उसने अपनी सिटिंग की, तो इट मीन्स अच्छा। अब जो उसके करीब तरीन हरीफ हैं जो बाइडन, उसको इंडिया ने खो दिया, और ये इम्पीचमेंट अगर नाकाम भी हो जाती है तो पॉपुलर वोट जो है उस पर इफेक्ट पड़ जाएगा। हाँ। क्योंकि इम्पीचमेंट प्रोसेस कितना सा चलेगा ये अभी अमेरिका में डिसाइड होना है कि कितने अरसे में फाइलें तैयार होती हैं, कितने अरसे में क्या होता है। अगर ये इलेक्शन होने 2020 में, इलेक्शन में थोड़ा सा हमारी तरह का हाल तो नहीं है, वहाँ पे तो स्पीडी होती है चीज़ें, थोड़ा सा तो चीज़ नहीं, इसमें ये टाइम गेनिंग जॉब है ना, क्योंकि इसमें सैकड़ों कागज़ देखने, हज़ारों कागज़ देखने, सैकड़ों लोगों ने अपनी गवाहियाँ देनी, लंबा प्रोसेस है वहाँ पे। तो बाद औक़ात ये टेक्स्ट साल भी ले सकता है, 1.25 साल भी ले सकता है।
तो टेक्स टाइम। बहरहाल खतरे की घंटी तो है, खतरे की ट्रम्प के घंटी, लिए। फिर वोट टूटते हैं ना, जब ये प्रोसेस शुरू होता है तो वोट टूटते हैं। पॉपुलैरिटी में फर्क और जो पड़ेगा। 3 कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने भी यही सोच के किया, उनको पता है कि शायद सेनेट में उनको 2/3 ना मिल सके, लेकिन वो चाह रहे हैं कि ये हो जाए। अच्छा, अब मैं इसमें एक बात हम पीछे रह ना जाएं, जो सबसे ज़रूरी है कि आखिर ट्रम्प वो ट्रांसक्रिप्ट क्यों नहीं दे रहा था जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट के साथ हुआ था। 4 सफ़ात की डॉक्यूमेंट्स आज प्रेसिडेंट ने कोई 2 घंटा पहले रिलीज़ कर दिए, उनको अनक्लासिफाइड कर दिया उसने। मैंने वो पढ़ी हैं, हम आपको अपने जो नाजरीन हैं उनके लिए साथ इसको अटैच कर देंगे। ठीक है। अच्छा, अब उन 4 जो सफ़ात हैं डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स के, उसमें एक तो ट्रम्प साहब ने खुल के बात की जर्मनी के ख़िलाफ़। ओके। इन जो मेरा नुक्ता नज़र ये है कि जो ट्रम्प साहब ने डॉक्यूमेंट छुपाई हुई थी, उसकी रीजनिंग ये थी कि एक तो सीधा वेस्ट के साथ ताल्लुकात ख़राब होते हैं। उन्होंने कहा कि जी देखें, आपकी मदद तो अमेरिका कर रहा है, हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं, तुम बड़े ज़बरदस्त आदमी हो, इलेक्शन भी जीत गए हो। उसने कहा हाँ हाँ, मेरे और आपके तो बड़े अच्छे रिलेशन हैं, जब मैं जीता तब भी आपने मुझे फ़ोन किया, और जब मेरी कांग्रेस में मेरी अक्सरियत आ गई तब भी फ़ोन किया, तो हमारे बड़े रिलेशन हैं। अच्छा, अब उसके बाद ट्रम्प ने कहा कि जर्मनी जो है वो तो बोलता रहता है, मार्गरेट एंजेला मर्कल जो है वो तो बात करती रहती है लेकिन मदद नहीं करती, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। फिर साथ ही उसने कहा कि हाँ, आपने अपना एक प्रोसिक्यूटर जो है उसको निकाल दिया, वो तो बहुत ही अच्छा आदमी था। अब ट्रम्प साहब आए उस प्रोसिक्यूटर की तरफ जो इस वक्त अमेरिकन पॉलिटिक्स में जो बाइडेन के रेफरेंस से डिस्कस हो रहा है। ओके। ये वो प्रोसिक्यूटर है जो बकौल उसके जो बाइडेन ने निकलवा दिया था। इसकी इंक्वायरी के लिए अमरीकी प्रेसिडेंट किसको भेजना चाह रहे थे? एक तो जो उनका ऑफिस का अपना है जॉन म्यूलर, उनको भेजना चाह रहे थे। दूसरा उस आदमी को भेजना चाह रहे थे जो 9/11 के ब्लास्ट के वक्त मेयर थे न्यूयॉर्क के। ओके। और ये वो आदमी हैं जिन्होंने सऊदी अरब की इमदाद देने से इनकार कर दिया था। इनको प्रोसिक्यूटर बनाना चाहते हैं। इन्होंने इनको तफ्तीश के लिए वहाँ पे भेज रहे थे, जो उनके पर्सनल लॉयर भी हैं, वकील भी हैं वो। ठीक है। अपने ही लॉबी को तैनात अच्छा, करना अब चाहते इस हैं ना? केस में, इस एक केस में 3 शिकार हुए। एक शिकार वो शख्स हुआ जो मुसलमानों का सख्त दुश्मन है, जो मेयर न्यूयॉर्क था, और जुलियानी, वो मतलब एक तो वो शिकार हुए। दूसरा ट्रम्प के एक ऑफिसर शिकार हुए, जॉन म्यूलर, जो वहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेशन करना चाह रहे थे। तीसरा फ़ायदा जो यूरोप को होगा कि अमेरिका उनके सामने एक्सपोज हो गया, जर्मनी के सामने एक्सपोज हो गया। क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स की सूरत हाँ, में। उस डॉक्यूमेंट्स में। अच्छा, उनमें काफ़ी दिलचस्प चीज़ें हैं, हमारे पास टाइम नहीं है कि हम उसको पूरा पढ़ के सुना सकें, तो वो साथ हम दे देंगे, पब्लिक उसको पढ़ लें। अच्छा, उसमें यह है कि एक और बात कि इसके मुज़ाकरात के जब ये बातचीत चल रही थी तो अमेरिका ने $400 मिलियन की, $400 मिलियन, $40 करोड़, 40 करोड़ को आप 160 से मल्टीप्लाई कर ले तो इतने अरब रुपए बन जाएंगे, वो अमेरिका ने यूक्रेन के रोक दिए। अब प्रेसिडेंट से कहा कि आपने क्यों रोके? क्योंकि उन्होंने प्रोसिक्यूटर नहीं। अच्छा, इसी बात ख़त्मे में ये भी पता लगेगा कि अमेरिका ने प्रेशर डाला कि वो अमेरिका में जो उनका सफ़ीर है उसको चेंज कर दे, और उन्होंने कहा कि हाँ मैं चेंज करूँगा, वहाँ जो खातून है वो ठीक नहीं है, मैं ठीक काम नहीं कर रही, मेरे साथ वो उनकी इक्वेशन ठीक नहीं है काम करने की, मैं चेंज कर रही हूँ। और सदर के कहने पे वो वहाँ पे अपना जो प्रोसिक्यूटर था उसको भी चेंज कर रहे थे, और काफ़ी सारी तब्दीलियाँ पोलिटिकली और उन्होंने लानी थी अपने सिस्टम में। इट मीन्स कि अमेरिका दूसरे ममालिक की इमदाद रोक के उनके निज़ाम में तब्दीलियाँ लाता है। और जो हम कहते हैं ना कि अमेरिका ने ये कर दिया, अमेरिका ने वो कर दिया, ये चीज़ यूक्रेन के साथ जो 4 सफ़ा डिक्लासिफाइड हुए हैं उनमें ये बड़े वाज़ेह तौर पर हमें देखने को मिलेगी। और हमारा इसमें ये फ़ायदा होगा जो आपने सवाल किया कि अमेरिका में सदर ट्रम्प अब यूं हो जाएंगे, वो स्क्वीज़ होंगे थोड़े से। सदर ट्रम्प ने ये कहा कि अगर जिस रोज़ मेरे खिलाफ इम्पीचमेंट की कार्रवाई शुरू होगी, ऐवान सदर लेजिस्लेशन रोक देगा। अगर ऐवान सदर लेजिस्लेशन रोक देगा तो इट मीन्स कि अमेरिका में वो सारे प्रोसेस जो इस वक्त इमिग्रेंट्स को रोकने के लिए, फलानों को रोकने के लिए, कानून को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के जो जितने भी चल रहे हैं ना, जो उसका मेन बयानिया है, नेशनलिस्ट के हवाले से जो चल रहे हैं एजेंडा, वो सारा रुक जाएगा। जिस बयानिए पे उसने इलेक्शन और ये लड़ा, सारा प्रोसेस दब जाएगा। और इसी में फिर जो अमेरिका में वो वाली आवाज़ें हैं जो कश्मीर के हक में उठ रही हैं, वो ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगी, क्योंकि जो कश्मीर की मुखालिफाना आवाज़ें हैं, ट्रम्प साहब स्टेटस को क्या के पॉलिटिकली हमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा।
चाइना को भी फ़ायदा होगा। अगर अफेक्ट होगा इस खित्ते में इस इम्पीचमेंट के ज़रिए तो वो सिर्फ इंडिया है हमारे सिनेरियो में। हमारे सर एक क्वेश्चन बड़ा ज़बरदस्त आज हमारी डिस्कशन रही, जो लास्ट क्वेश्चन है मेरा, यूएन में जो इमरान खान साहब ने स्पीच की है, इस वक्त बता रहे हैं मुझे, मेरे हमारे जो टीम है उन्होंने मुझे बताया कि जो सबसे ज़्यादा सर्च किया जा रहा है वो डोनाल्ड ट्रंप के बाद पूरी दुनिया के वहाँ पे वज़राए आज़म और सदूर वहाँ पे मौजूद हैं। इमरान खान साहब की स्पीच को इंटरनेट के ऊपर, गूगल के ऊपर सबसे ज़्यादा सर्च किया जा रहा है। क्या कारनामा कर दिया हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कि वो सबसे ज़्यादा सर्च हो रहे हैं वहाँ पे, और लोग उनके लिए कह रहे हैं कि जी उन्होंने कमाल कर दिया, वहाँ पे तकरीर की इमरान खान ने वहाँ। देखें, दो बातें हैं। एक तो हमारे प्राइम मिनिस्टर दोनों तरफ के बड़े इंतहाई स्टैंड ले रहे हैं। नो डाउट कि उन्होंने कश्मीर पे वो मौक़िफ़ इख्तियार किया जो मेरी नज़र में शायद किसी और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर में ज़रूरत ना होती। मसलन उन्होंने वहाँ खुल्लम खुला कहा, ओपनली सबके सामने, क्राइसिस ग्रुप के सामने कहा इंटरव्यू में कि अमेरिका के साथ 9/11 की वॉर में हरावल दस्ता बनना हमारी बहुत बड़ी गलती थी, किसी ने नहीं कहा आज तक। और सारे कहते रहे हाँ जी हम तो कौंसिल के इजलास में अपनी स्पीच में इस सेंटेंस का बोलना ये एक जुर्रतमंदी की निशानी है क्राइसिस ग्रुप के सामने। अच्छा, अब एक तो ये एक्सट्रीम है, दूसरी एक्सट्रीम ये है कि वो कह रहे हैं कि जी हमने अलकायदा को सपोर्ट किया, हालांकि अलकायदा थी नहीं, हमने अलकायदा की ट्रेनिंग दी, उस वक्त तो अलकायदा थी नहीं, उस वक्त तो ट्रेनिंग अमेरिका खुद दे रहा था, इसराइली असला आ रहा था, जहाज़ उसमें इस्तेमाल हो रहे थे बाज़ कंपनियों के, और जो मतलब ट्रेनिंग दे रहा था अमेरिका से, सारे अमेरिकी स्टिंगर मिसाइल उनको दिए गए थे, हमारे पास असला ही नहीं था, उसका तो इतनी हमारी एडवांस मिलिट्री इंडस्ट्री थी नहीं, ना ट्रेनिंग हमारी थी कि हम रशिया को कम्पीट कर सकते, तो सारा कुछ अमेरिका की ट्रेनिंग थी, तो उन्होंने वहाँ पे लूज स्टॉक कर दी। अच्छा, अब सर्च करने की दो वजूहत हो सकती हैं, एक तो ये कि इमरान खान कितना अग्रेसिव है सारी वॉर में, जो लफ्ज़ों की जंग चल रही है, दूसरा ये भी हो सकता है कि वेस्ट ये देख रहा हो, इंडिया ये देख रहा हो, लोग देख रहे हो कि इन्होंने कोई लूज जुमला तो नहीं बोला, जो अक्सर बोल भी देते हैं, फंबल हो जाता है। इन दोनों की चीज़ों में उन्होंने इस वजह से इनकी सर्च मैक्सिमाइज हो गई होगी। लेकिन हम बहरहाल इमरान खान का जो क्रेडिट बनता है वो भी देना चाहिए, जो डिसक्रेडिट बनता है वो भी देना चाहिए। क्रेडिट ये बनता है कि उन्होंने इस चीज़ को पूरी फोर्सफुली उठाया, डिसक्रेडिट ये बनता है कि जिस समझदारी के साथ उनको उठाना चाहिए था, मतलब हमारे फॉरेन ऑफिस के लोग जो हैं, फॉरेन मिनिस्टर खुद हैं, वो इस्लामाबाद के फ़ोन घुमाते रहे बैठ के, अब फ़ोनों पे कौन सुनता यार, इसलिए हमारे वोट इतने भी नहीं थे कि हम हमारी जो जिस करारदाद को हम सपोर्ट कर रहे थे उसको अगला एडमिट कर लेता कि यूनाइटेड नेशन की फ़ाइलों में वो आ जाता, वो नहीं आ सका। इसकी वजह सिर्फ ये है कि हमने यहाँ बैठ के फ़ोन घुमाया, अगर हम दौरा कर रहे होते, खुद वहाँ बैठे होते तो शायद हमें उतने वोट मिल जाते हैं। अच्छा, अब इमरान खान जो हैं उनसे लोगों को, जो इंटरनेशनल लॉबीज़ हैं, उनको कोई ख़तरा इसलिए नहीं है कि वो जो कुछ करना चाह रहे होते हैं ना सारा कुछ उगल देते हैं, कुछ पॉलिसियाँ छुपाई भी जाती हैं, आदमी कहता कुछ है करता कुछ और है। आप सारा वेस्ट को देख लेना, वो कह रहे थे आपके दोस्त हैं, बाद में पता लगता दुश्मन है। हम अमेरिका को 70 साल से समझ रहे हमारा दोस्त है, पता लगा कि हमारे साथ ही नहीं खड़ा हुआ, किसी जंग में पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा हुआ। 65 की वॉर में अमेरिका ने, हम सीटो सेंटो के मेंबर थे लेकिन हमारे ऊपर असले की फ़रोख्त पे पाबंदी लगा दी। 65 में भी अमेरिकन मेजर जनरल इंक्वायरी के लिए पाकिस्तान में घुसाया। अभी भी इंडिया ने जब कहा कि F-16 पाकिस्तान ने यूज़ किया तो फिर कि जी इंक्वायरी करेंगे जी F-16 हुए कि नहीं हुए। अब उन्होंने F-16 की मूवमेंट चेक करने के लिए सुना है कि हालात डेवलप कर लिए हैं कि पाकिस्तान में F-16 अगर इंडिया के खिलाफ यूज़ होते तो, लेकिन अब हमें उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अमेरिका को चाइना से क्या ख़तरा है कि अमेरिका को चाइना से ये ख़तरा है, इसलिए अमेरिका इंडिया को भी खुल के सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका को हमें ये चीज़ समझ लेना चाहिए कि अमेरिका जो चाइना के इंडिया के साथ है वो हमारी मुखालफत में नहीं है, ना कश्मीर की मुखालफत में है। वो इंडिया के साथ सिर्फ इसलिए है कि वो चाइना को ब्लॉक करना चाह रहे हैं इस रीजन में, जो वन बेल्ट वन रोड के ज़रिए से इंडिया, श्रीलंका, सैलान, भूटान सारे आगे तक और वहाँ से वेस्ट तक जाना चाह रहा है। अब सारे समुद्री रास्ते में अगर चाइना आ जाएगा तो अमेरिका तो रशिया को ब्लॉक करता रहा, गर्म पानी के नाम पे उसने अफगानिस्तान में रोक दिया रशिया को। हम सुनते रहे ना, इसे 15-20 साल पहले गर्म पानियों की जंग होती रही। गर्म पानी तो तेल के मसनूआत सी बात है ना, तो अमेरिका ने तेल के कुओं तक पहुंचने से रोकने के लिए अफगानिस्तान में जंग छड़वा दी, हमें भी उसमें बकरा बना दिया, हम बकरे बन भी गए। तो अब जो इस वक्त वॉर है इंडिया के हक़ में और चाइना के ख़िलाफ़, और जिसकी लपेट में हम इसलिए आगे हम चाइना के दोस्त हैं। 65 में भी अयूब खान के ख़िलाफ़ भी जब अमेरिका ने एक बड़ी मूवमेंट लॉन्च की तो हम इसीलिए उसके नज़रों में अमेरिका के खटकने लगे कि चुन लाई ने जब लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो देखा अयूब खान के साथ, तो उसके 2 घंटे बाद अमेरिका में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तेवर बदलने लगे और हम अमेरिका की फेवरेट लिस्ट से हिट लिस्ट में आ गए। यही 70 में हुआ, यही उसके बाद भी हुआ। तो
पॉलिसी अमेरिका की जब वो शुरू होगी इम्पीचमेंट तो थोड़ी सी चेंज होगी। सर थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, आपने आज की बड़ी ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन जो है उसको सुना और आपको इम्पीचमेंट के बारे में जिस तरह डिटेल से मरगूब साहब ने बताया, आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि इम्पीचमेंट अगर हो जाती है ट्रंप के खिलाफ तो इस खित्ते में सियासी सूरत हाल क्या होगी। और इमरान खान साहब की जो स्पीच है यूएन में जिसका बड़ा ही तज़किरा किया जा रहा है, उनका क्रेडिट भी मरगूब साहब ने बता दिया कि मसला कश्मीर को जिस तरह उन्होंने सलामती कौंसल के माथे पे चिस्पा कर दिया है, वहाँ पे उनको उठा दिया है उस चीज़ को, इस तरह पहले किसी भी हमारे लीडर ने मसला कश्मीर को इस तरह वहाँ पे उजागर नहीं किया जिस तरह इमरान खान साहब ने सलामती कौंसिल में अपनी तकरीर के जरिए किया है। आप देखते रहें स्ट्रेट अवे विद हामिद बहलोल। अगली दफ़ा अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ मरगूब साहब को तकलीफ देंगे। थैंक यू वेरी मच।